Hello everyone. So in this part we are going to discuss about the properties of metal part 4. We have already discussed part 1, part 2, part 3 and part 4. So part 3 तक डिस्कस किया. दिस इज द पार्ट 4. सो लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रीप के बारे में और फटिग फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम है या फिर कह सकते हो ग्राफ है, तो वो ग्राफ डिस्कस करेंगे और फेलियर टेस्ट करेंगे. तो ये 4 टॉपिक खत्म करेंगे और आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो है आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा. गॉट इट. तो सबसे पहले क्रिप की बात करते हैं. फर्स्ट द टॉपिक इज द क्रिप. क्रिप क्या कहलाता है? तो देखिए, क्रिप के लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या है आपके लाइफ में, जो डेली लाइफ में जो आपने एग्जांपल में है वो मैं आपको बताता हूँ. क्रिप के लिए जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक पोल देखा है. इलेक्ट्रिक पोल पे जो हाई टेंशन वायर लगे होते हैं, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल लगे होते हैं, जब वो न्यूली इंस्टॉल्ड होता है, जब वो नया इंस्टॉल्ड होता है तो काफी टाइट होता है, ठीक है. लेकिन आफ्टर सम ईयर, यानी कि 1 साल 2 साल 4 साल के बाद वो धीरे धीरे देखोगे कि आप वो जो जब स्टार्टिंग में क्या होता है कुछ इस तरीके से, मान लेके पोल है तो काफी वो स्ट्रेच होता है, ठीक है, ये स्ट्रेच होता है. लेकिन समहाउ कुछ सालों के बाद आप देखोगे धीरे धीरे वो इस तरीके से बेंड हो जाता है. यस. तो ये बेंड होने के पीछे क्या रीजन है? दैट इज दिस फेलियर. एक तरीका का फेलियर है. इसी फेलियर को हम क्या बोलेंगे? क्रीप फेलियर बोलेंगे. गॉट इट. इसी फेलियर को क्या बोलेंगे? क्रीप फेलियर. तो अब सवाल है कि ये क्रीप फेलियर किन किन कारणों से होता है. ये सवाल है कि क्रीप फेलियर जो होता है वो किन किन कारणों से होता है. तो क्रीप फेलियर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो रीजन है आपको टेम्परेचर, टाइम एंड लोडिंग. अब लोडिंग की बात करेंगे. लोडिंग हो सकता है कि वो परमानेंट लोडिंग हो, यानी कि स्टैटिक लोड. परमानेंट तो है ही है, स्टैटिक हो सकता है या डायनेमिक हो सकता है. अब लोडिंग की अगर आप बात करते हो तो लोडिंग दो तरीके से हो सकते हैं. जैसे कि एक आपका डेड लोड होता है, दूसरा आपका लाइव लोड होता है. तो क्रीप फेलियर विल बी अकर ओनली ड्यू टू द डेड लोड और परमानेंट लोड, और यू कैन से कि जो लोड फिक्स है. जैसे कि मान लिया कि एक और आपको एग्जांपल देता हूं. एक और बेस्ट एग्जांपल है. आपने एक पुराने घरों में खिड़की का छज्जा देखा होगा. खिड़की का या विंडो का छज्जा हो गया ये. तो थोड़े दिन के बाद, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग इसका छज्जा है. थोड़े दिन के बाद क्या देखते होगे कि ये धीरे धीरे काफी पुराना बिल्डिंग जो होगा वो इस तरीके से हो जाता है, काफी बेंड हो जाता है, ये इस तरीके से बेंड हो जाता है. तो ये क्या फेलियर कहलाता है? दैट इज ऑल्सो ये क्रीप फेलियर. क्लियर हो गया क्रीप फेलियर क्या कहलाता है. रीजन ये है, क्रीप फेलियर का रीजन ये है क्योंकि इस पे तो कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगा रहे हो आप. यही आपका जो डेड लोड है, जो आपका जो छज्जा है, विंडो के बाहर का जो छज्जा है, दैट इज ऑल्सो डेड लोड. और हो सकता है इस पे किसी और तरीके का लाइव परमानेंट लोड हो, मे बी. तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर लोड, डेड लोड एंड परमानेंट लोड, दैट इज फेलियर. दिस फेलियर इज कॉल्ड व्हाट? क्रीप फेलियर. ये भी एक क्रीप फेलियर का एग्जांपल है, ये भी क्रीप फेलियर का एग्जांपल है. समझ में आ गया? क्रीप फेलियर बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ये दोनों, जो आपके डेली लाइफ में देखने को मिलता है. सपोज दैट वी विल जस्ट अप्लाई ए लोड. पी किलोन्यूटन का लोड हमने अप्लाई किया, ठीक है. तो जब पी किलोन्यूटन का लोड अप्लाई किया है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेंगे. जैसे मान लिया कि पी किलोन्यूटन का लोड अप्लाई किया, तो देखिए परमानेंट डिफॉर्मेशंस की बात करेंगे हम. तो P इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा इक्वल्स टू. तो यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन होगा. एक होगा क्रिप डिफ्लेक्शन और एक होगा आपको एलास्टिक डिफ्लेक्शन. तो दिस इज सपोज दैट एल लेंथ, ये आपका लेंथ एल है. दिस इज द डेल्टा ई और ये डेल्टा सी. ये आपका क्रिप डिफ्लेक्शन एट क्रिप डिफ्लेक्शन एट P एट कांस्टेंट. तो डेल्टा सी विल इंक्रीज विथ व्हाट? डेल्टा सी विल इंक्रीज विथ टाइम. डेल्टा सी विल इंक्रीज. अब ये डेल्टा ई क्या कहला रहा है? डेल्टा ई क्या कर रहा है? इलास्टिक डिफ्लेक्शन. इलास्टिक
डिफ्लेक्शन, इलास्टिक डिफ्लेक्शन के केस में आपको क्या याद आता था? PL/AE, डेल्टा इक्वल्स टू PL/AE। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर, डेल्टा इक्वल्स टू PL/AE। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, काफी आगे यूज आने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डेल्टा सी जो हमारा हो गया वो क्या कहला गया आपको? क्रिप डिफ्लेक्शन कहलाता है। ये डेल्टा सी आपका क्रिप डिफ्लेक्शन है, और ये क्रिप डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज विथ टाइम। क्रिप डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज विथ टाइम। तो ये कोई छोटा सा एलिमेंट लिया, उसी तरीके से कि दिस विल इंक्रीज, क्रिप डिफ्लेक्शन है, क्रिप विल बी फॉर्म ड्यू टू द टाइम, ड्यू टू द लोड। लोड के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकता है स्टैटिक लोड हो सकता है डायनेमिक लोड हो, दैट डिपेंड्स। लोड कंडीशंस के लिए आपको बता दिया। उसके बाद जो हो सकता है डेड लोड हो सकता है परमानेंट लोड हो, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं क्रिप का। तो क्रिप के फॉर्म में एक छोटा सा डेफिनेशंस लिखेंगे। डेफिनेशंस क्या कहलाता है वो ध्यान से देखिए कि क्रिप डिफ्लेक्शन, क्रिप डिफ्लेक्शन इज प्लास्टिक डिफ्लेक्शन बिकॉज इज द परमानेंट डिफ्लेक्शन। परमानेंट डिफॉर्मेशन कह सकते हो, परमानेंट डिफ्लेक्शन कह सकते हो। जो खिड़की के बाहर जो छज्जा अगर बेंड कर जाता हो, दिस इज द परमानेंट डिफ्लेक्शन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो उसी तरीके से हम यहां पे लिखेंगे क्रिप डिफ्लेक्शन इज प्लास्टिक डिफ्लेक्शन, plastic deflection which is permanent in nature, permanent in nature, which is permanent in nature, and it occurs, and it occurs with the time, and with the time it occurs with the time at constant loading। यही चीज आपको बताया, at constant loading, at constant loading। सो नाउ अब टर्म्स ये है कि क्रिप डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो उसके स्टेजेस क्या है, कितने पार्ट है। तो क्रिप मे बी डिवाइडेड, या क्रिप डिफ्लेक्शन मे बी डिवाइडेड in three parts। थ्री पार्ट्स। तो पार्ट वन में क्या कहला रहा, पार्ट टू में क्या कहला रहा, और पार्ट थ्री में क्या कहला रहा। तीन पार्ट में बात किया कि क्रीप मे बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। तो कैसे? स्टेज वन कह सकते हो, स्टेज टू कह सकते हो, स्टेज थ्री कह सकते हो, या पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री भी कह सकते हैं हम इसे। तो जस्ट लुक लाइक अ फिगर। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर देखते हैं किस तरह से हम डिफाइन करेंगे चीजों को। ओके, सो एक्स एक्सिस पे हम टाइम दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे हम डेल्टा दिखाएंगे। गॉट इट? स्टेज वन, स्टेज टू, तो दिस इज द स्टेज टू, दिस इज द स्टेज वन, एंड दिस इज द स्टेज थ्री। तो यहां से लेके यहां तक का जो टर्म होगा, ये क्या कहलाएगा? डेल्टा सी एट पी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो टर्म होगा हमारा, वो कहलाएगा डेल्टा ई। क्या होता है डेल्टा ई? पीछे बताया था अभी आपको, इलास्टिक डिफ्लेक्शन। इलास्टिक डिफ्लेक्शन व्हेन लोड इंक्रीजेज, इसको पॉइंट इलास्टिक डिफ्लेक्शन वो हो जाएगा ये, व्हेन लोड इंक्रीजेज। गॉट इट? दिस इज द डेल्टा ई, दिस इज द डेल्टा सी, दिस इज द पॉइंट। आपका जो तीन जोन बताया, ये आपका
डेल्टा ई पॉइंट, दिस इज डेल्टा। तो एक्स एक्सिस पे क्या बताया था आपको, टाइम, तो दिस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम स्मॉल t and this is with respect to the capital T. Got it? तो 3 स्टेज में होता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज एंड तीसरा स्टेज। अब सवाल ये कहता है कि तीनों स्टेज में क्या डेफिनेशंस है, व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट स्टेज, व्हाट विल हैपन इन द सेकंड स्टेज एंड व्हाट विल हैपन इन द थर्ड स्टेज। तो इन केस ऑफ द फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज में क्या होता है कि क्रिप डिफ्लेक्शन डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा ने डी डेल्टा, थीटा स्लोप में डिफ्लेक्शंस के रिस्पेक्ट में ले रहा है, डी डेल्टा बाई डी टी डिक्रीजेज, प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम, डी डेल्टा बाई डी टी प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम। सेकेंड स्टेज में आपको कांस्टेंट रहता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि वो इंक्रीज करता है, दैट विल प्रोग्रेसिव स्टेज एंड द रेट ऑफ क्रीप डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम। तो 3 अलग अलग स्टेजेस आपको यहाँ पे देखिए। पहले स्टेज में क्या कहला रहा है, फर्स्ट स्टेज में ये कहता है कि दैट विल बी द, देखिए स्टेज 1, दोबारा से वो डायग्राम पे आते हैं। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो दिस इज द स्टेज 1, यहां से लेके यहां तक स्टेज 1 हो गया आपको ब्लू कलर से। स्टेज 2 की अगर हम बात करेंगे तो स्टेज 2 आपका यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, ये आपको थ्रू आउट कांस्टेंट है लगभग। और जो स्टेज नंबर 3 की बात करेंगे तो स्टेज नंबर 3 क्या होगा, ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस होंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में क्या कहता है, इन केस ऑफ द फर्स्ट स्टेज, इन फर्स्ट स्टेज rate of creep deflection d delta by dt decreases with increase in time. With increase in time. Second stage, स्टेज नंबर 2। तो स्टेज नंबर 2 की बात करेंगे, इट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एंड द स्टेट, जो क्रिप होगा, रेट ऑफ क्रिप होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट दिखा था। क्या दिख रहा है आपको, येलो कलर से, लगभग कांस्टेंट दिखा था। तो यहां पे हम लिखेंगे एक लाइन छोटू सा, इट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। In this state, rate of creep deflection is what, constant, and the now the third one, थर्ड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपको, देखिए यहां से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है ग्रीन कलर वाले। तो इट इज द प्रोग्रेसिव स्टेज इन विच रेट ऑफ क्रीप डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये इंक्रीज करेगा। तो इट इज प्रोग्रेसिव स्टेज, क्या कहला रहा है, इट इज ए प्रोग्रेसिव स्टेज इन विच rate of creep deflection increases with time. Rate of creep deflection increases with टाइम। कहने के मतलब कि क्रीप भी इंक्रीज करेगा, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा और टाइम भी साथ साथ इंक्रीज करेगा। सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रीप व्हाट विल हैपन, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो हाई टेंशन वायर होता है वो जब इनिशियली इंस्टॉल होता है, जब न्यूली इंस्टॉल होता है तो काफी स्ट्रेच होता है और सीधा दिखता है, बट आफ्टर सम डेज यानी कुछ समय के बाद, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद धीरे धीरे वो बेंड हो जाता है। इट मीन्स कि द लेंथ विल इंक्रीज, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रीप, व्हाट विल, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रीप
length of the wire or metal increases, so stress और strain क्या हो जाएगा? The stress and strain will be reduces, and that losses of stress is called the stress relaxation. एक टर्म सुना होगा आपने कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होता है, तो यही है कि द लॉसेस ऑफ अ स्ट्रेस, द लॉसेस ऑफ अ स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेस रिलैक्सेशन. तो एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे नोट में देख के, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रिप, लेंथ ऑफ वायर स्लैश मेटल, length of wire slash metal increases, therefore stress slash strain, therefore stress slash strain reduces. ठीक है, तो इस लॉस को क्या कहेंगे? सच अ लॉस ऑफ स्ट्रेस, सच अ लॉस ऑफ स्ट्रेस is called stress relaxation. स्ट्रेस रिलैक्सेशन. तो यहां पे हम ये भी क्लियर कर लिए कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होता है. इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिप. क्रिप में ही एक टर्म है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिप. factor affecting of creep. The first factor affecting the magnitude of the load. Magnitude of load. Second, type of loading. Type of कि वो स्टैटिक लोड है या डायनेमिक लोड है. स्टार्टिंग में बताया था स्टैटिक और डायनेमिक. थर्ड, टाइम यानी कि एज लिख सकते हो और टाइम लिख सकते हो कितने दिन का हुआ है. 1 साल हो गया, 1 महीना हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुआ है. एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टेम्परेचर. क्या हो जाएगा? टेम्परेचर. सो एक छोटू सा नोट देके लिख लेते हैं. नोट में क्या लिखते हैं? सो देखिए कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रिप विल बी इंक्रीजेस. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिप भी इंक्रीज करेगा. बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्रिप भी आपका इंक्रीज करेगा. और जब टेम्परेचर हाफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर आ जाएगा, and when the temperature is half the melting point, temperature, then creep is intolerable. तो उसको क्या बोलेंगे? तो creep is intolerable. Such temperature is called homologous temperature. क्या बोलेंगे उसको? homologous temperature. तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में कि homologous temperature किस कंडीशंस पे होता है, तो दैट इज द homologous temperature. तो एक छोटा सा लाइन लिख लेते हैं. विथ increase in temperature, comma, creep increases, and when temperature is half the melting point, temperature, तो क्या हो जाएगा उसके बाद? then creep is what? creep is intolerable. Such a temperature is called homologous
temperature. Homologous temperature. So for example of a Crib failure की अगर हम बात करें तो we are taking the best example for the Crib failure. So we're just going to write the some example of Crib failure. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एज यू नो वेरी वेल कि पीछे आपको बताया था कि सैग इन हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर. सेकंड, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस भी बताते हैं एक लाइन. प्री स्ट्रेस क्या होता है? लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम. कॉन्क्रीट बीम. थर्ड, one of the best example, plastic deformation in machine part due to heating. Plastic deformation in machine part due to heating. देखिए, अगर हम लॉसेस इन प्री स्ट्रेस बीम की बात करते हैं तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट क्या होता है? प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम वो होता है कि जिस बीम को या जिस स्ट्रक्चर को हम इंडस्ट्री में कास्ट करते हैं और साइट पे लाके उसको प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, इधर आपको मेट्रो कंस्ट्रक्शन में कहीं बाहर से बड़े बड़े बीम लाके वहां पे प्लेस किए जाते हैं जो साइट है, और या तो प्री टेंशनिंग होता है या फिर पोस्ट टेंशनिंग होता है, दैट डिपेंड्स कि हम कहां पे क्या. लेकिन सिंपल सा प्री स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी भी बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, किसी भी चीज की बात करते हैं, उसको इंडस्ट्री में कास्ट करते हैं और साइट में प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर या प्री स्ट्रेस बीम. दैट इज द प्री. समझ में आया? तो उसके लॉसेस, तो लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम, दैट इज द फेलियर ऑफ क्रिब फेलियर. अभी जब प्री स्ट्रेस पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको फेलियर आएगा. क्रिब फेलियर क्या होता है, श्रिंकेज फेलियर क्या होता है, वो सारे फेलियर हम वहां पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Crib failure, and I hope so कि all of you understand and each and every point is clear regarding the Crib failure. अब आता fatigue. अब fatigue failure क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए fatigue failure की अगर हम बात करें तो fatigue failure is very simple और very common example से आप समझिए चीजों को. fatigue failure का fatigue failure cyclic और reverse cyclic, the failure will occurs due to the cyclic or reverse cyclic, that is called the fatigue failure. जैसे कि आपने बाइंडिंग वायर देखा होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए जो सरिया बाइंड करते हैं, दिस इज द बाइंडिंग वायर से कहते हैं, तो उसको 4 बार 10 बार आप ऐसे करते हो, 4 बार साइक्लिक एंड रिवर्स साइक्लिक बेंड अप करते हो, वो टूट जाता है. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द फटिग फेलियर. गॉट इट? वही आपको फटिग फेलियर कहलाता. तो वही है कि ड्यू टू द साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग, ड्यू टू द साइक्लिक एंड रिवर्स साइक्लिक लोडिंग फेलियर इज कॉल्ड द फटिग फेलियर. तो किस तरीके से हम इस फटिग फेलियर को रोक सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, वी विल डिस्कस लेटर. बट अभी एक आपको बेस्ट एग्जांपल आपके दिमाग में सेट हो गया कि फटिग फेलियर क्या कहलाता है, कि साइक्लिक एंड रिवर्स साइक्लिंग ऑफ द बाइंडिंग वायर, जो आपको वाइंडिंग वायर जो यूज करते हैं साइट पे, आपने देखा होगा, दैट इज द फटिग फेलियर. क्लियर हो गया? अब इसके बाद सवाल ये आता है कि क्यों टूटता है. अब सबसे पहली बात है ना कि क्यों टूटता है. तो अगर आपको याद होगा तो टफनेस फेलियर बताया था. तो स्ट्रेन एनर्जी एक्यूमुलेटेड बिफोर फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड द टफनेस. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बिफोर फ्रैक्चर, दैट इज द टफनेस. अब फटीग की बात करते हैं कि व्हेन द स्ट्रेन एनर्जी विल एक्सीड द टफनेस, दैट फेलियर इज कॉल्ड द फटीग फेलियर. और ये क्यों एक्सीड होता है? साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक कारण.
साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक के कारण जब हमारा स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो एक्सीड कर जाता है टफनेस को, तो हमारा फेलियर फटीग कहलाता है। सो एक लाइन लिख लेते हैं छोटू सा। ड्यू टू साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक, साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग ड्यू टू साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग फ्रैक्चर फेलियर may be occurs, may be occurs. So it if total accumulated stored strain energy, कॉमा देखिए यहीं पे लिखते हैं, if total accumulated stored strain energy exceed the toughness, so this is called the fatigue failure, called fatigue failure. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, हाँ इसके लिए एक टेस्ट भी करते हैं, द टेस्ट इज कॉल्ड द एसेंट टेस्ट, याद रखिएगा। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि फटीग फेलियर्स को रोकने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वी विल अप्लाई और वी विल कंडक्ट द एसेंट टेस्ट। तो एसेंट टेस्ट किसके लिए करेंगे, फटीग फेलियर को रोकने के लिए। अब सवाल ये है, एक लाइन और लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ लोड साइकिल, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड टू indicate surface crack is called the fatigue indication. The number of load cycle required to indicate surface crack. Surface crack is called fatigue indication. Fatigue indication. Okay. So this is all about the fatigue indications। क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोड साइकिल या रिवर्सली लोड साइकिल, दोनों एक ही चीज हो सकता है, या तो साइक्लिक लोड हो या रिवर्स साइक्लिक लोड हो, तो दैट इज द फटीग इंडिकेशन। सो अब बात करते हैं कि फटीग फेलियर कैन बी प्रिवेंटेड, अभी आपको बताया था एसेंट टेस्ट से, तो कहां पे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो फटीग फेलियर कैन बी प्रिवेंटेड इफ stress level is restricted beyond endurance limit. Which limit? Beyond the endurance limit. So you just write it as like this कि fatigue failure can be prevented if stress level is restricted beyond endurance limit. Beyond endurance limit, that is called the fatigue failure को जो हम restrict कर सकते हैं। So a fatigue failure comma brittle and ductile metal for, comma का जगह लिख दो, for brittle and ductile metal both represent rough fracture surface.
represent both represent rough fracture surface, both fracture rough fracture surfaces. So अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर द स्ट्रक्चरल स्टील for structural steel endurance limit equals to what? Endurance limit equals to होता है half into ultimate strength. क्या हो जाएगा? endurance limit equals to half into ultimate strength. So अब आपको थोड़ा देर पहले बताया था, एक टर्म बताया था, एक टर्म्स का नाम लिया था, दैट इज द एसएन टेस्ट की बात किया था. तो एसएन टेस्ट क्या होता है? एसएन टेस्ट क्या होता है? स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चर टेस्ट. तो दिस इज कॉल्ड द एसएन टेस्ट. तो एसएन टेस्ट का जो हम यूज करते हैं वो कहां पे करते हैं और क्यों करते हैं? तो यही फटीग फेलियर को रोकने के लिए हम एसएन टेस्ट का यूज करते हैं. गॉट इट? इसी फटीग फेलियर को रोकने के लिए हम एसएन टेस्ट का यूज करते हैं. तो एस फॉर द स्ट्रेसेस, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस. और एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोड साइकिल required for fracture, required for fracture. So now let's start the terms कि how it's coming and how it's look like. तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको. तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन होगा, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. जस्ट अ मोमेंट. और जो इंड्योरेंस लिमिट वाले जो लाइन होगी ना, कुछ इस तरीके से दिखेंगे. ठीक है, तो ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये आपको एंड्योरेंस लिमिट कहला गया. क्या हो जाएगा? एंड्योरेंस लिमिट. यहां पे हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इसको ई एल लिखेंगे, एंड्योरेंस लिमिट. यहाँ पे एस फॉर द स्ट्रेस. चलो, और विल जस्ट राइट इट दैट लाइक दिस. कुछ इस तरीके से हो जाएंगे. ठीक है, तो लाइक N1 N2 N3 N हो गया ये. उस तरह से N1 के रेस्पेक्ट में S1 S2 S3. ओके, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड द फेलियर कर्व. क्या कहलाएगा ये? फेलियर कर्व. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आगे जो भी पॉइंट्स होंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेस लेवल. तो एक पर्टिकुलर जो लेवल आपको दिख रहा है, तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे? एंड्योरेंस लिमिट. तो एंड्योरेंस लिमिट एसएन टेस्ट के केस में ये आपको ग्राफ याद रखना, ये आपको डायग्राम याद रखना. ये ग्राफ आपको एसएन टेस्ट के फॉर्म में हो गया कि स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चर. तो नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चर के केस में अगर हम बात करें, तो हमारा ये क्या कहला रहा है यहाँ पे? ये ध्यान से देखिए कि एंड्योरेंस लिमिट इज दैट स्ट्रेस लेवल, एंड्योरेंस लिमिट इज दैट स्ट्रेस लेवल बिलो विच
there is a high probability of no failure. Below the endurance limit there is a high probability of no failure even at infinite number of load cycle. अगर किसी भी मेटल्स में अगर हम इंड्योरेंस लिमिट के नीचे बिलो द इंड्योरेंस लिमिट अगर हम काम करते हैं, कितने भी नंबर ऑफ साइकिल लगाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल लगा लें, दे मे नॉट बी फेल, वहां पे फेल नहीं होगा। समझ में आ गया कि इंड्योरेंस लिमिट के नीचे अगर हम कितना भी साइक्लिक लोड लगा ले, रिवर्स साइक्लिक लोड लगा ले, वो फेल नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। सो जस्ट राइट अ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। एंड्योरेंस लिमिट is that stress level below which there is a high probability of below which there is a high probability of no failure। समझ में आ गया? No failure even at infinite number of load cycle। So the load cycle may be very large, infinite number of load cycle, or maybe very large amount of load, or the load cycle may be very VER large also। So now the next term is what? When we are calculating the factor of safety, कि factor of safety की केस की बात करें क्या हो जाएगा? The factor of safety should be in design the maximum stress level below the endurance limit। तो factor of safety की बात करेंगे कि the FOS factor of safety should be designed the maximum stress level below endurance limit। below the endurance limit। सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि फ्लाई व्हील का नाम सुना होगा आपने, तो फ्लाई व्हील का फेलियर ऑफ फ्लाई व्हील पहला हो गया। सेकंड जो हो गया, अभी जो बेस्ट एग्जांपल आपको बताया, ब्रेकिंग ऑफ मेटल वायर, सबसे बेस्ट एग्जांपल ब्रेकिंग ऑफ मेटल वायर अंडर साइक्लिक लोडिंग। अंडर द साइक्लिक लोडिंग। थर्ड वन, टरबाइन ब्लेड में क्रैक्स आ जाना, तो क्रैक्स इन टरबाइन ब्लेड। etc. So this is all about the creep failure, and this is the next one is the fatigue failure. So next one we will see the some metal behavior with respect to the stress strain diagram। मेटल बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लें लीनियर इलास्टिक क्या होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक क्या होते हैं, इलास्टोप्लास्टिक क्या हो सकते हैं, इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होते हैं, आइडियल क्या हो सकता है, या फिर आइडियल रिजिड क्या हो सकता है, आइडियल फ्लूइड क्या हो सकता है, एंड परफेक्टली प्लास्टिक, दीज आर द टर्म्स। तो ये सारे के सारे टर्म्स के लिए हम एक एक करके लिखते हैं टाइप ऑफ द मेटल बिहेवियर।
टाइप ऑफ मेटल बिहेवियर। तो टाइप ऑफ मेटल बिहेवियर में सबसे पहले कुछ शेप बना लेते हैं हम। ठीक है, तो वन बाय वन ग्राफ पे आते हैं। लीनियर, तो अगर हम लीनियर की बात करते हैं, विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इज द लीनियर डायग्राम। अब अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर कुछ आपको यही आ जाएगा, दिस इज द नॉन लीनियर। अब आपकी बात करेंगे इलास्टोप्लास्टिक का, तो इलास्टोप्लास्टिक के फॉर्म में कुछ ये आ जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होगा, एक सेकेंड। ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, और कुछ ये आ जाएगा। तो फर्स्ट वन जो आपका है वो लीनियर इलास्टिक, तो यहीं पे छोटू सा लिख लेते हैं। ये आपको एप्सिलॉन हो गया, ये आपको सिग्मा, सारे के सारे सिग्मा, ये एप्सिलॉन, सिग्मा, एप्सिलॉन, गॉट इट। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक। दूसरा वाला क्या है, नॉन लीनियर इलास्टिक। वैसे सारे डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा समराइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहे, पेपर में अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चंस आ जाए तो आप बना सके। एलास्टोप्लास्टिक, और विस्कोएलास्टिक, विस्कोएलास्टिक एंड दिस टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, अब द नेक्स्ट वन जो हमारा आएगा वो आपको एलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। विच वन, एलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। ये ब्लू लाइन क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, चलो इसको मैं इसको व्हाइट लाइन से कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे दोबारा से शेप लेके आते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या था, इलास्टोप्लास्टिक। चलिए ऐसा ही समझ जाइए, थोड़ा सा ये नीचे से है। ओके, तो ये आप, नहीं नहीं, ये तो सेम ही कर दिया। इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग की बात करेंगे तो ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, ये भी सिग्मा, ये एप्सिलॉन, सिग्मा, इस हर जगह पॉइंट वही है ये। तो इसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक की बात करेंगे, तो दिस इज द परफेक्टली प्लास्टिक। अब आइडियल रिजिड की बात करेंगे और आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे, तो वाई एक्सिस पे होगा तो आइडियल रिजिड कहलाएगा। थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे कि समझ में आया, दिखे आपको। ये आपको सिग्मा, ये एप्सिलॉन, ये भी आपको सिग्मा, ये आपको एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हम टर्म्स लिख लेते हैं, दिस इज द एलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। विथ स्ट्रेन हार्डनिंग।
याद होगा हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, जब हमने माइल्ड सिलर ग्राफ देखा था उसके केसेस में परफेक्टली प्लास्टिक, पीई, परफेक्टली प्लास्टिक, ये आपको आइडियल रिजिड एंड ई इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक और आ जाता है टर्म, दैट इज द आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे अगर हम, तो आइडियल फ्लूइड विल बी लुक लाइक दिस। इसको क्यों हम स्किप करें, साथ साथ ये भी आ गया आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के केस में आपको ये इस लाइन पे दिस इज द आइडियल फ्लूइड, अगर ये इस पे ग्राफ होगा प्रॉपरली तो ये आपको सिग्मा हो गया, ये आपको एप्सिलॉन हो गया, तो दिस इज द आइडियल फ्लूइड। सो आई थिंक सो दिस इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। एंड आई होप सो कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन वेरी सिंपल वे, चाहे वो हम बात करें डायग्राम का, चाहे कोई भी प्रॉपर्टीज की बात करें मेटल्स की। एंड अगर आपके पेपर में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी आ जाता है तो यू कैन इजीली सॉल्व, क्योंकि मोस्टली आपके क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं इससे, या फिर स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि असेसन रीजनिंग में अगर ईएस की बात करते हो तो ईएस में आपको असेसन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दीज आर द वेरियस टर्म्स, देयर आर वेरियस थिंग वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, काफी जगहों पे इसका यूज होता है। सो व्हाट आर द नेक्स्ट टर्म इज द टाइप ऑफ फेलियर in tension test and compression test. So we have different type of the failure condition in the tension test and compression test. So how it's look like, अगर हम कोई माइल्ड स्टील के टेस्ट की बात करते हैं तो कैसा दिखेगा, उसमें शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, टेंजाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किस तरीके से हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज द टाइप ऑफ फेलियर in tension and compression with respect to the brittle metal and ductile metal। हम दोनों मेटल के लिए बात करेंगे, डक्टाइल मेटल के केस में भी और ब्रिटल मेटल के केस में भी। सो द केस 1, द फर्स्ट केस इज व्हाट, फर्स्ट केस क्या कहा था, टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज यू नो वेरी वेल, जो हमने माइल्ड स्टील की बात किया था तो माइल्ड स्टील में हमने क्या देखा था, माइल्ड स्टील डक्टाइल मेटल, और वहां पर टेंशन टेस्ट कर तो किस तरीके का फेलियर होता है तो वो हम देखेंगे। टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल्स। तो सबसे पहला कि इन डक्टाइल मेटल, in ductile metal shear strength is less than tensile strength, is less than compressive strength। गॉट इट। सबसे डक्टाइल मेटल की बात करेंगे तो डक्टाइल मेटल में शेयर स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, उससे कम आपका उससे ज्यादा आपको टेंजाइल होता है, और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपका कंप्रेसिव में होता है। तो जब फेलियर की बात करेंगे या टेस्ट की बात करेंगे तो किस तरीके से शेप होता है, क्या होता है, वो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे देखो, जैसे कि मान लिया कि कोई हमने एक मेटल ले लिया, ठीक है, अब इस मेटल पे हमने टेंशन टेस्ट करना है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस डायरेक्शंस में जब टेंशन टेस्ट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। कुछ ज़्यादा ही नेकिंग फिनोमेना बन गया है, सो आई जस्ट रिमूव दिस थिंग।
ओके, उस समय मैं गलत इरेजर लेके चल रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फेलियर दिखेंगे यहाँ पे, कप एंड कोन शेप का टूटेगा। तो अभी आपको बताते हैं कैसे। जैसे मान लिया कि यहाँ पे जो हम बात करें, पी इक्विवेलेंट का फोर्स लगाया, पीपी दोनों साइड लगा लिए, तो दिस इज कॉल्ड द नेकिंग। क्या कहलाता है? ये नेकिंग कहलाता है। तो जब आप पी किलोन्यूटन का कोई मेटल पे, जो रेड कलर का मेटल है, उसको जब स्ट्रेच करोगे, जब उस पर खींचोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डायमेंशंस ऊपर से रिड्यूस होगा और लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस इंक्रीज करेगा। दैट मे बी इंक्रीज टू दिस पॉइंट। ठीक है, दैट मे बी इंक्रीज अप टू दिस पॉइंट। और इधर भी ये यहां तक हो सकता है इंक्रीज कर जाए। ठीक है ना। सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन। तो इस तरीके का फिनोमिना को क्या बोलेंगे? नेकिंग फिनोमिना। तो कैसा दिखेगा? कप एंड कोन का शेप क्या होता है? कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, तो जो एंगल की बात करेंगे हम, वो एंगल हमारा कितने डिग्री पे होगा? 45 डिग्री पे। ठीक है। ये कब कहलाएगा? ये कौन कहलाएगा? और ये आपको फ्रैक्चर है। तो इधर भी पी लग रहा है भाई, इधर भी पी लग रहा है। और दिस इज द फ्रैक्चर या फेलियर प्लेन। दिस इज द फेलियर प्लेन। नाउ दिस इज क्लियर कि अब आपके पास कोई डक्टाइल मेटल है, किसी को ईटीएम पे रखा टेस्ट करने के लिए, खींचा हमने, धीरे धीरे लोड अप्लाई किया। जो फेलियर प्लेन होगा वो हमारा कप एंड कोन के शेप में होगा। नेकिंग फिनोमिना वहां पे हो जाएगा। एंगल जो होगा फेलियर प्लेन का, दैट एंगल इज द 45 डिग्री का एंगल होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स डक्टाइल मेटल। तो दिस फेलियर इज कॉल्ड द कप एंड कोन फेलियर। तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिया था कप एंड कोन फेलियर किस में आता है। तो कप एंड कोन फेलियर विल बी अकर इन द डक्टाइल मेटल। ओके, तो हम जस्ट राइटिंग अ पॉइंट कि दिस फेलियर is called cup cone failure. Cup cone failure before cup cone failure before the fracture at the core of the section. Before at the core of section. Shear failure अकर, आपको पता है क्यों shear failure अकर होगा? क्योंकि shear strength कम होता है। Before shear failure occur on a plane of या on a plane at कितना पे? 45 डिग्री to the direction of loading. To the direction of loading. समझ में आया? कहने का मतलब है कि द फेलियर इज कॉल्ड कप एंड कोन फेलियर बिफोर द फ्रैक्चर एट core of the section will shear failure occurs on a plane at 45 degree to the direction of loading, because as you know very well, आपको पीछे बताया था कि shear strength सबसे कम होता है, उससे ज्यादा टेंजाइल। तो टेंजाइल से पहले तो shear ही फेल हो जाएगा, कंप्रेशन तो फेल होना नहीं है, लेकिन उससे पहले shear में फेल हो जाएगा। shear में जब फेल होगा तो कितने डिग्री पे फेल होगा? दैट विल बी दैट एंगल ऑफ 45 डिग्री, दैट विल बी एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो यही है आपका टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टेंशन फेलियर इन द ब्रिटल मटेरियल। सेकेंड वन, टेंशन फेलियर
इन ब्रिटल मटेरियल। अब सवाल ये है कि इस पेपर में क्या आता है, पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि जो डक्टाइल मटेरियल का फेलियर प्लेन होता है वो कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। कप एंड कोन शेप होता है, नेकिंग फिनोमिना होता है, एटसेट्रा। लेकिन अगर ब्रिटल मटेरियल का अगर फेलियर प्लेन पूछा जाए दैट इज द 90 डिग्री। तो इन केस ऑफ द ब्रिटल मटेरियल, ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ द ब्रिटल मटेरियल टेंजाइल स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, उसके बाद शियर स्ट्रेंथ होता है, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो टेंशन फेलियर इन द ब्रिटल मटेरियल के केस में सबसे पहले द टेंजाइल स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, उसके बाद शियर स्ट्रेंथ, उससे ज्यादा आपका कंप्रेसिव। समझ में आ गया? सो इन ब्रिटल फेलियर या ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल फेलियर ब्रिटल मटेरियल फेलियर, इन ब्रिटल फेलियर इन ब्रिटल, ऐसे लिख लो, इन ब्रिटल फेलियर अकर्स, इन ब्रिटल कॉमा फेलियर अकर्स ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन, क्योंकि स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा था पहले वो सुटेबल नहीं बैठ रहा था। प्रिंसिपल टेंशन एंड ड्यू टू द प्रिंसिपल टेंशन failure plane is rough with perpendicular to the direction of loading. तो in brittle failure occurs due to the principal tension and due to principal tension fracture plane लिखो, fracture plane is rough, fracture plane is rough which is perpendicular, this is the sign of perpendicular to the direction of loading, direction of loading, there is no any necking phenomena, there is no any necking phenomena. ओके, सो इसका फेलियर प्लेन कुछ ऐसा बनता है, जस्ट अ मोमेंट, आई गॉट अ कॉल, हेडलाइन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो हम कहाँ थे? ब्रिटल फेलियर की बात कर रहे थे। तो ब्रिटल फेलियर की अगर हम बात करें तो ब्रिटल फेलियर केस में क्या है, 90 डिग्री पे। तो यही चीजें है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जो फेलियर प्लेन होगा वो 90 डिग्री पे होगा। गॉट इट? जस्ट अ मोमेंट, एक छोटा सा काम है। इसके बाद अगर हम कंप्रेशन फेलियर की बात करें कि कंप्रेशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल, तो क्या हो जाएगा? तो कंप्रेशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल, नॉट इन द, हम नहीं बात कर रहे हैं आपको ब्रिटल मटेरियल का, कि अगर हमारा कंप्रेशन फेलियर अगर डक्टाइल मेटल में होगा तो वो भी उसका फेलियर प्लेन क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। कितना होगा? 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से बात करें कंप्रेशन फेलियर इन द ब्रिटल मटेरियल,
तो कंप्रेशन फेलियर इन द ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो वो भी हमारा कितना पे होगा, वो 45, मतलब दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स कंडीशन होता है। सो नाउ दस कहाँ पे थे हम, नेकिंग फिनोमिना। देखिए ओके, सो अब फेलियर प्लेन की बात करें तो फेलियर प्लेन कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे। जैसे मान लिया कि कितने पे आएगा, ये 90 डिग्री पे आएगा। ठीक है, तो दिस इज एट 90 डिग्री। ओके, दिस इज द P, this is the P. So this will not show any type of necking phenomena. This is the failure plane. Now the third one, third type of the failure is what? कि compression failure, compression failure in ductile metal, compression failure in ductile metal. So अगर हम compression failure in ductile metal की बात करें तो in the short compression failure काफी सिंपल है, the short compression failure in the ductile metal at failure plane will be what? The failure plane will be at 90 degree. Got it? The failure plane will be at 90 degree. ठीक है? So the short compression member fails in compression yielding and failure plane is at 90 degree to the direction of loading. To the direction of loading. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 90 डिग्री पे होता है सीधा सा, अगर प्लेन की बात कर लें तो प्लेन कुछ इस तरीके से आप चाहो तो दिखा सकते हो कि देयर इज नो एनी बिग थिंग। P दिस इज द फेलियर प्लेन, कुछ इस तरीके से ये एक्युमुलेट हो जाता है लाइक दिस। गॉट इट, इस तरीके से। सो दिस इज द थर्ड वन। नेक्स्ट वन की बात करते हैं कंप्रेशन फेलियर एट बिटर मटेरियल। तो एंगल कितना हो जाएगा 45 पे, तो फोर्थ वन। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिटल मटेरियल। यही पूछा जाता है कि किस में कितना डिग्री पे फेलियर होता है, 90 में क्या होता है, या फिर आपका 45 कब होता है, या इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं। गॉट इट? तो जैसे मान लिया कि ये आपका है, तो सपोज दैट कि ये आपने मेटल बॉडी है आपका कोई, यहाँ से लोड लगा रहे हैं हम, तो जो फेलियर प्लेन बनेगा कुछ ये बनेगा, कुछ ये इनके फेलियर प्लेन होंगे।
कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। तो दिस इज द शियर फेलियर। 45 डिग्री पे एज यू नो वेरी वेल। तो कंप्रेशन फेलियर एट द ब्रिटल मेटल की बात करेंगे, दिस इज द शियर फेलियर। और इन द दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज कि in brittle metal shear failure occur due to the compression and shear crack is on the plane which is at a 45 degree to the direction of loading। तो एक छोटा सा टर्म लिख लीजिए इसके लिए फटाफट 2 मिनट में। इन brittle metal shear failure occurs due to the compression and shear crack is on a plane। ठीक है, shear crack is on a plane which is at 45 degree to the direction of loading। to the direction of loading। So I think this is your complete part of the properties of metal। So अगले क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका स्ट्रेसेस वाला चैप्टर है कि स्ट्रेस में देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस में आपका नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, उसके बाद शियर स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया, शियर स्ट्रेस क्या हो गया, एंड उसके बाद हम बात करें कि नॉर्मल स्ट्रेसेस में डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे या फिर एक्सियल स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, और बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेन क्या हो जाएंगे, टॉर्जनल स्ट्रेसेस क्या, मतलब एक एक चीज एक एक पॉइंट डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन में कि स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर पे 3D डायग्राम पे हम उन चीजों को कैसे डिफाइन करेंगे। इंडिविजुअल किसी पॉइंट पे, किसी भी ब्लॉक्स में किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है स्ट्रेस, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, कौन कौन से टर्म हो जाएंगे। उसके बाद एक टर्म आता है हुक्स लॉ कि हुक्स लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे चीजों की। हुक्स लॉ हमारा क्या कहलाता है, क्या क्या अजम्पशंस होते हैं एज पर द हुक्स लॉ। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को आगे कोर्सेस नहीं मिल रहा है वो प्लीज इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9810935295 टेलीग्राम / और यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन एंड वी विल मीट एट द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।